through Daubeney attempts, other chemists also noticed the correlation between the properties of elements and their atomic weight. ठीक है, तो जो डॉबनियर का अटैम्प्ट था, जो उनका एक्सपेरिमेंट था, तो उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पे और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए. ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स में जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने भी कोरिलेशन देखा किसके किसके बीच में, एटॉमिक वेट और उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बीच में. In the series, the British scientist John Alexander Newlands gave the law of octaves, according to which when elements are arranged in increasing order of their atomic weights, then the properties of every eighth element was similar to those of the first. ठीक है, तो डॉबनियर की प्रॉपर्टी के जैसे ही एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, कौन, सर जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स. ठीक है, उन्होंने भी एक लॉ दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ठीक है, तो जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मतलब हमने अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है, तो जो एट्थ नंबर का एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है उसके सिमिलर होगी. ठीक है, मतलब फर्स्ट में जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी और जो एट्थ में एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी. ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स सीन इन द म्यूजिक एंड देयरफॉर द लॉ इज़ नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ठीक है, तो उन्होंने ये जो ऑक्टेव है, ठीक है, ऑक्टेव जिसे हम कहते हैं 8 नोट्स, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो हम म्यूज़िक में नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, सारे गा मा पा, ठीक है, तो उससे कंपेयर करके उन्होंने इसे क्या नाम दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी सिमिलर थी. ठीक है, तो सारे गामों में क्या होता है, सा रे गा मा पा द नी सा. ठीक है, नी के बाद वापस सा रिपीट हो रहा है, मतलब जो सा है वो एट्थ एलिमेंट है ना, और इधर से देखा जाए तो किसके सिमिलर है, फर्स्ट एलिमेंट के, है ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या नाम दिया इसे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ही पुट हाइड्रोजन हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक वेट एट द फर्स्ट पोजीशन एंड एंडेड विद द एलिमेंट थोरियम एट द 56th पोजीशन. ठीक है, तो उन्होंने अपनी सीरीज़ किससे स्टार्ट की, हाइड्रोजन से. और हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट सबसे कम होता है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हाइड्रोजन को रखा. ठीक है, और उनकी जो सीरीज़ थी, ठीक है, वो कहाँ पे ख़त्म हुई, 56 नंबर पे आके ख़त्म हुई. ठीक है, डू यू नो द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूज़िक, द 7 म्यूजिकल आर सा रे गा मा पा ध नी. वेस्टर्न म्यूज़िक यूजेज द नोट्स डो रे मी फा सो ला टी. ठीक है, तो जैसे हिंदी में होता है, इंडियन म्यूज़िक सिस्टम होता है सारेगामा, वैसे ही वेस्टर्न म्यूज़िक सिस्टम होता है, उसमें वो क्या यूज़ करते हैं, डो रे मी फा सो ला टी. ठीक है, एवरी एट्थ नोट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड इट इज़ द फर्स्ट नोट ऑफ द नेक्स्ट स्केल. ठीक है, तो हर एट्थ नोट जो होता है वो फर्स्ट के सिमिलर होता है और 7 की एक सीरीज़ बनती है. ठीक है, और फिर वो रिपीट होता है ना, तो इसे ही क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो you can see in the table Newland's octaves, notes in Indian music system सारेगामा, नोट्स इन वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम डो रे मी फा. ठीक है, और एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है. अब देखो, इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन वॉज सिमिलर टू दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन वॉज द 8th एलिमेंट एंड आफ्टर हाइड्रोजन. सिमिलरली द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर सिमिलर. ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में देखिए हाइड्रोजन है. ठीक है, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट था. ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी, और यहाँ पे देखो काउंट करते जाओ, हाइड्रोजन फर्स्ट, लिथियम सेकेंड, बेरिलियम थर्ड, बोरॉन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ, नाइट्रोजन सिक्स्थ, ऑक्सीजन सेवन्थ. ठीक है, 7 का सेट कंप्लीट हुआ. अब कहाँ पे आए, 8 में आए. ठीक है, तो 8th एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो H के नीचे से, मतलब 7 का एक सेट हो गया और 8 से फिर 15 दूसरा सेट हुआ. ठीक है, तो हाइड्रोजन के नीचे क्या आया, फ्लोरीन आया, मतलब हाइड्रोजन आपका फर्स्ट एलिमेंट था और फ्लोरीन कौन सा आइटम है, 8th एलिमेंट है ना. तो देखो दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है, किसके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग, है ना. मतलब क्या बोला था उसने कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी. तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट के बाद में 8th एलिमेंट उसके जस्ट नीचे आ रहा है.
है ना। मतलब अगर हम म्यूज़िक सिस्टम के नोट वाइज देखें तो सा वाले कॉलम में ही आ रहा है ना, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी, ठीक है। और उसी तरह देखो फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके नीचे आया किसके, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के। मतलब यहाँ पे क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, आपकी फ्लोरीन और हाइड्रोजन के, ठीक है। देयर वर मैनी लिमिटेशंस विद न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ठीक है। और ये जो न्यूलैंड ने जो अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी थे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, सिर्फ सा वाले कॉलम के जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं बोली उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट जिसके नीचे आ रहे हैं उन सभी की प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी, ठीक है। मतलब अगर हम हाइड्रोजन छोड़ दें और लिथियम को फर्स्ट लें तो लिथियम को फर्स्ट लेने से 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, सोडियम आएगा। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। सिमिलरली सोडियम को अगर हम फर्स्ट लें तो सोडियम को फर्स्ट लेने के बाद में जो पोटेशियम है वो आपका 8th एलिमेंट होगा। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो उनकी लिमिटेशंस क्या थी, इट कुड अकोमोडेट ओनली 56 एलिमेंट्स एंड डिड नॉट हैव एनी प्लेस फॉर न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। तो उनके टेबल में सिर्फ 56 एलिमेंट्स की जगह थी, अगर उससे ज़्यादा एलिमेंट आते तो उनके लिए कोई भी जगह नहीं थी, ठीक है। मतलब 56 से ज़्यादा एलिमेंट वो अकोमोडेट नहीं कर सकता था। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, as after calcium the 8th element did not possess property similar to that of the first, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी हर 8th एलिमेंट में, ठीक है, तो ये कहाँ तक सही था, सिर्फ कैल्शियम तक ही सही था। मतलब उनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद ये प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही थी, ठीक है। मतलब फर्स्ट और 8th एलिमेंट दोनों सेम प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे थे, तो दूसरा लिमिटेशन ये हुआ। Third, Newlands put some unlike element in the same group. Iron was placed with oxygen and sulfur, although its properties were very different from them. और एक लिमिटेशन क्या थी कि न्यूलैंड ने अनलाइक एलिमेंट भी एक ग्रुप में रखे थे, ठीक है। जैसे आयरन किसके साथ रखा हुआ था, ऑक्सीजन के साथ में और सल्फ़र के साथ में, ठीक है। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी भी सेम नहीं थी, ठीक है। दस न्यूलैंड्स लॉ 2 वॉज अनसक्सेसफुल इन क्लासीफाइंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ है वो भी अनसक्सेसफुल हो गया एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो उनकी लिमिटेशन क्या क्या थी, सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही आ सकते थे। दूसरा, कैल्शियम के बाद जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही थी। और तीसरा, उन्होंने आयरन, ऑक्सीजन और सल्फ़र को एक साथ रखा था, ठीक है, लेकिन फिर भी एक ग्रुप में होने के, देखो लास्ट वाला जो है नी में ऑक्सीजन है, फिर सल्फ़र है और आयरन है, ठीक है। तो एक ही ग्रुप में मतलब तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या था, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये यहीं पे खारिज हो गया। नेक्स्ट, लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, ठीक है। द जर्मन साइंटिस्ट लोथर मेयर प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट अगेंस्ट इट्स एटॉमिक वेट। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, लोथर मेयर, ठीक है। उन्होंने एक ग्राफ बनाया किसके किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, ठीक है। किसी एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया। ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम वर लोकेटेड ऑन द पीक ऑन द ग्राफ एंड फ्लोरीन, क्लोरीन एंड, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम थे, ठीक है, वो उस कर्व के पीक पे थे, ठीक है। जो ग्राफ उन्होंने बनाया था उस कर्व के पीक पे थे। कौन कौन सा, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। जैसा आप लोग ग्राफ में देख सकते हो, सोडियम मतलब Na, ठीक है, पोटेशियम मतलब K और रुबिडियम मतलब Rb। एंड फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन वर सिचुएटेड इन द राइजिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, ठीक है। और जो फ्लोरीन और ब्रोमीन थे वो कहाँ थे, जहाँ से कर्व राइज होना स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे सिचुएटेड थे, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ है आपका फ्लोरीन, Fl देखो F, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन जस्ट जहाँ से
आपका जो ग्राफ राइज हो रहा है वहाँ पे सिचुएटेड है ना। मेटल सच एज मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा वर लोकेटेड ऑन डिसेंडिंग पोर्शंस ऑफ द कर्व, ठीक है। और जो मेटल थे कौन कौन से, मैग्नीशियम और कैल्शियम, वो डिसेंड पोर्शन पे थे, मतलब कर्व के सबसे गिरते हुए पोर्शन में थे, ठीक है। जैसे सोडियम उसका पीक था, तो सोडियम के बाद जस्ट जो ग्राफ गिरना चालू हुआ वहाँ पे क्या था आपका मैग्नीशियम, यहाँ पे पोटेशियम के बाद जो ग्राफ गिरना चालू हुआ वहाँ पे कैल्शियम था, और रुबिडियम के सॉरी है ना, हाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब देखो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम वॉज सिचुएटेड ऑन द मिनिमा ऑफ द कर्व, ठीक है। और बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और एल्यूमिनियम जो थे वो कर्व के सबसे मिनिमा में थे, मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट कर्व पे देखो लिथियम के बाद बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है, ठीक है। तो ये बॉटम पॉइंट पे थे। सिमिलरली एल्यूमिनियम, ठीक है, ये भी आपका बॉटम पॉइंट पे था। तो ये किसने बनाया ये कर्व, लोथर मेयर ने। On this basis, he noticed that elements having similar properties were situated at similar locations on the curve. That is, the atomic volume of the element are periodic function of their atomic weights. तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, यानी जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, वो उस कर्व में एक जैसी लोकेशन पे थे, यानी सिमिलर लोकेशन पे थे, है ना। मतलब यहाँ पे कर्व में देखो, आप कर्व में देख सकते हो कि हीलियम, ठीक है, और पोटेशियम और रुबिडियम ये दोनों पीक पे थे, मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। सिमिलरली आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जस्ट कर्व राइज हो रहा है तो वहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी भी सेम थी, ठीक है। और आपका बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम ये सब मिनिमा में थे, तो इनकी भी प्रॉपर्टी सेम थी। दैट इज़ द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है एलिमेंट्स का, ठीक है, वो एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। While Lothar Meyer was working on a classification of elements on the basis of atomic weights and atomic volumes, his contemporary Mendeleev presented a simpler classification based on the atomic weights and physical chemical properties of elements, ठीक है। तो जब लोथर मेयर इस क्लासिफिकेशन पे वर्क कर रहे थे तो उसी समय इनके समय के एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, क्या नाम था उनका, मेंडलीव। तो उन्होंने एक सिंपलर क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, जो किस पे बेस्ड था, उसके एटॉमिक एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। लोथर ने किस पे दिया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे दिया। लेकिन ठीक उसी समय कोई दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीव, उन्होंने भी एक अलग से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दे दिया जो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, ठीक है। मेयर यूज द टर्म periodic function. Mayer's use of the term periodic function gave direction to Mendeleev and helped him develop his version of periodic table, ठीक है। तो जैसे मेयर ने अभी बताया था, क्या बताया था कि एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, वो एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये मेयर ने बताया था, ठीक है। तो मेयर की ये पीरियोडिक फंक्शन वाली थ्योरी किसने ले ली, मतलब किसने यूज़ की, मेंडलीव ने यूज़ की, ठीक है। और इस पीरियोडिक फंक्शन वाली थ्योरी की हेल्प से उन्होंने अपना वर्जन दिया, ठीक है। और उन्होंने एक नई पीरियोडिक टेबल दी। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट्स उसमें लोकेटेड होते हैं, कहाँ पे कौन सा है। तो ये कौन दिया, मेंडलीव ने, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे।